अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदों का फैसला हो गया है। दोनों के इंतखाबात में अपोजिशन को शिकस्त और हुकूमत को फतह मिली है। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को 48 वोट मिले, पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले। मगर दिलचस्प बात यह है कि बज़ाहिर उनको मिलने वाले 7 वोट मुस्तरद हो गए, यानी अगर ये वोट पीडीएम उम्मीदवार को मिलते तो यूसुफ रज़ा गिलानी 49 वोट लेकर चेयरमैन बन सकते थे। इसी बात पर सेनेट के ऐवान में बहस होती रही। यूसुफ रज़ा गिलानी के पोलिंग एजेंट फारूक नाइक और सादिक संजरानी के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने अपने अपने दलाइल दिए और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने सादिक संजरानी के हक में फैसला सुना दिया। पीडीएम ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब था, हुकूमत का इत्तेहादी है, उनका बायस और उनका बायस इलीगल डिसीजन भी आपके सामने है। 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised। ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया कि पीडीएम का कोई सेनेटर ना बिका ना झुका। 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नजरियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं हैं। अभी बयान उस वक्त दिया जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो रहा था और फिर चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन का जब इंतखाब हुआ तो दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। हुकूमत के उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट लिए, जबकि अपोजिशन के अब्दुल गफूर हैदरी सिर्फ 44 वोट हासिल कर सके। हैरत अंगेज तौर पर इस दफा एक भी वोट जाया नहीं हुआ, मगर वोट अपोजिशन के नहीं बल्कि हुकूमती उम्मीदवार के बढ़ गए। अब सवाल यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलने वाले जो वोट जाया हुए, क्या वो जानबूझकर जाया किए गए? सेनेट में इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और नून लीग के मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के ऊपर खुफिया कैमरे लगे होने का भी दावा किया और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दरमियान ट्विटर पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। बहुत सारे कैमरे दरियाफ्त होने का मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की तरफ से दावा किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इस हवाले से बात करते रहे। दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, आज आपने जाहिर है आप सुबह से बड़े एक्टिव रहे, मगर ये हुआ क्या है? आप लोग पहले कहते रहे कि जी हमारा कोई नहीं बिका, सारा मामला सही रहा, मगर फिर जो डिप्टी चेयरमैन का मामला हुआ उसमें उन्हें 54 पड़ गए, गफूर हैदरी साहब को 44 पड़े, तो जिन 7 ने जाया किए जानबूझकर जाया किए? ज़ाहिरी बात है, जो इलेक्शन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था, उसके बाद जो हमारे सेनेटर्स थे वो डीमोरलाइज थे और उसमें फिर जो सूरत हाल रही वो उसी तरह आपके सामने आई। गुजारिश ये है कि इलेक्शन की आज दिन की शुरुआत ही जिस चीज़ से हुई कि ये तो इत्तफाकन मैं और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हमें शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि आप वहाँ पर ज़रा जाइए और ज़रा जायज़ा लीजिए कि कहीं कोई ऐसी पोलिंग बूथ के साथ कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हुई। हम वहाँ पर गए और हमें जाते ही वहाँ पर शक पड़ा कि जब हमने देखा कि पोलिंग बूथ के अंदर एक सस्पिशियस लैंप लगा हुआ है और हमने उस लैंप पर एतराज़ किया कि इस लैंप की यहाँ पर होने की क्या वजह है। और फिर हम इधर उधर जब देखना शुरू हुए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ, हमने जो उसके पीछे एक स्क्रीन लगी थी उस स्क्रीन के अंदर हमने 2 कैमरास वहाँ पर ढूंढे, वो वहाँ पर वोटर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए लगाए गए थे। और फिर इसी दौरान सेनेटर तलहा भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने घुटनों के बल बैठ के जब पोलिंग बूथ के नीचे देखा तो वहाँ पर भी एक कैमरा, पिन होल कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था। और इसी असना में फवाद भाई ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पाई कैमरास होते हैं वो स्क्रूज के अंदर, पेच के अंदर लगे हुए होते हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये लीड दी, अब हम ये स्क्रू तलाश करते हैं। वो और कुदरती हम जब वो सारी चीज़ें देख रहे थे तो वहाँ पर हमें फिर सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी जो इंजीनियर भी हैं वो उसको बड़े क्लोजली देख रही थी, तो वो भी हमने डिस्कवर कर लिया। तो वो लीड हमें फवाद भाई ने दी। तो शुरू दिन से ही जो सारा इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कैमरास लगाकर वोटर्स को प्रेशराइज करने का जो हुकूमत की तरफ से, मगर खोखर साहब, जो प्रेशराइज वाला मामला है, जो प्रेशराइज वाला मामला है वो तो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में आप कह रहे हैं कि जी जितने भी लोग थे प्रेशराइज नहीं हुए, ना उन्होंने पैसे पकड़े और वोट दिया।
फिर आप कह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में वो डीमोरलाइज हो गए। वो कैसे डीमोरलाइज हो गए? मैंने सुना नहीं कि डीमोरलाइज कोई ऐसा हो कि गफूर हैदरी साहब के नाम पर ठप्पा लगाना चाहता हो, मगर डीमोरलाइज हुआ हो तो उसका हाथ जा रहा हो आफरीदी साहब की तरफ और वहां पर ठप्पा लगा दे। उनके वोट कैसे बढ़ गए? जी बिल्कुल, यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी ने अभी जब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने यही बात कही और हमें भी यही बज़ाहिर लगता है कि अगर हम यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन जीत जाते, जो कि हमसे चुराया गया, जो वोट्स उनके रिजेक्ट किए गए, अगर वो वोट्स उनके रिजेक्ट ना किए जाते, आपने अपने खुद प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि उनके 49 वोट होते, वो इलेक्शन ये जीत चुके होते, तो उसके बाद हमने दूसरा इलेक्शन भी जीत जाना था। तो जब एक इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो ऑब्वियसली उससे डीमोरलाइजेशन तो फिर होती है। फवाद चौधरी साहब, आप लीड दिए जा रहे थे, आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपकी लीड पर एक्टिव हुए जा रहे थे, मगर ये जो सवाल है, क्योंकि हुकूमत के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि जी हमने बदला लिया है, जो कुछ हफीज़ शेख के साथ हुआ ये भी का होना आराम है, तो ये आप लोगों ने क्या सिर्फ डिप्टी चेयरमैन का सेनेट इंतखाब मैनेज किया था? क्योंकि चेयरमैन पे तो वो कह रहे हैं हमें सही वोट पड़ गए थे, ज़बरदस्ती मुस्तरद कराए गए हमारे वोट। देखिए शायद पहली बात तो ये है कि जो ये सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, शुरू से लेके अब तक उनका तासुर कोई अच्छा नहीं गया, और चाहे हम जो मर्जी कहें, आम आदमी का उसके ऊपर एतबार जो है वो मुतासर हुआ है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, जब उन्होंने हमारी ओपन बैलेट की जो सजेशन है उसको मानने से इनकार किया। और उसके बाद जिस तरीके से नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुआ गिलानी साहब का, वो सबके सामने है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो मामलात हुए हैं या जिस तरह से भी हुआ है, इतने एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हुए हैं कि हकीकत तो फ्रैंकली कहीं खो ही जाती है। सो मेरी नज़र में असल जो प्रॉब्लम है वो तो वही है कि हम बड़ी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, और सीसीटीवी को जो है वो हम कैमरे डिक्लेयर करने में मसरूफ़ रहते हैं। हम जो और बातें होती हैं कि ये फलाना वोट जो है वो इधर क्यों चला गया, हम उसमें ज़्यादा जो है वो मज़े लेने में रहते हैं। हकीकत ये है कि आज ये वोट ओपन होते तो आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को ये पता चल जाता कि किन लोगों ने वोट जो है वो किधर किया है, और हमें भी पता होता कि कौन किधर खड़ा है। मगर फाजू साहब, क्या आप लोगों ने वाकई बदला लिया है? क्योंकि शिबली फराज साहब ने कहा था हमने फैसला किया है कि हर तरीके से ये हम जीत के दिखाएंगे, तो क्या वाकईतन जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आपका इल्ज़ाम था, वही आपने इनके साथ किया? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है ना, ये जो चेयरमैन का इलेक्शन है, इसमें तो जो तमाम वोट है वो तकरीबन वही पड़े हैं जो कि स्ट्रेंथ थी। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि कोई वोट इधर उधर जो है वो हुआ है। जो नीचे का वोट है, डिप्टी चेयरमैन का जो वोट है, उसमें वोट ज़्यादा इसलिए पड़े हैं, सच्ची बात तो यह है कि पख्तून फैक्टर है सेनेट के अंदर, और उसमें जो कई PMLN के लोग होंगे, कई लोग होंगे, उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट जो है वो किया होगा, जिन्होंने चाहे ऊपर वोट शायद इधर जो है वो संजरानी साहब को नहीं किया होगा। सो उसकी वजह से उनके वोट तो डेफिनेटली बड़े हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि अब तो हम ऐसे ही एक दूसरे को गैस वर्क करते रहेंगे। असल बात वही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तजवीज़ दी थी ओपन वोटिंग, उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। और अगर खोखर साहब, अगर ये 7 गलत रिजेक्ट हुए हैं तो आपको उन 7 ने आके बता दिया है कि जी हमने जेन्युइनली गिलानी साहब को वोट दिया था? आपको तो फिर पता होगा, सीक्रेट होने के बावजूद उन्होंने बताया होगा, आपको पता होगा उन 7 लोगों का? देखिए, बैलेट पेपर से तो किसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह वहाँ पर बैलेट पेपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद पूरे ऐवान के सामने लहराए और मीडिया के सामने भी उन्होंने लहराए, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वोट का जो मोहर थी वो उस खाने के अंदर थी जिस खाने पे यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम लिखा हुआ था, और उससे बाहर नहीं थी। फिर साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सामने एक बैनर आवेजा था जिस पे लिखा हुआ था कि खाने के अंदर वोट लगाइए, मोहर लगाइए। तो ये इसके ऊपर लातादाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिनके मुताबिक अगर मोहर उम्मीदवार के नाम के ऊपर 2 दफा भी लगी हो, 3 दफा भी लगी हो, तब भी वो काबिल कबूल है। तो ये इसी तरह मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि इंटेंट ऑफ द वोटर के जी खोर साहब, ये मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये 7 के 7 गिलानी साहब के निकले, संजरानी साहब की तरफ से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने उनके नाम पर लगा दिया हो। तो ये जानबूझकर किसी ने किया या ये वाकईतन गलती से उनसे हुआ और उन्होंने आपको आके बताया कि तो हम हैं,
जिन्होंने लगाया था, और हमने कोई इंटेंशनली नहीं किया ये काम, हमने समझा कि हम सही वोट दे रहे हैं गिलानी साहब को। आपको पता है उन 7 लोगों का, उन्होंने बताया खुदा के या नहीं? देखिए, जब वोट है ही सही, जब इंटेंशनली वोट उस खाने से बाहर नहीं है तो उसको सही तस्लीम किया जाना चाहिए। तो हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि मुज़फ़्फ़र शाह साहब, जिनका ताल्लुक GDA से है, जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद से है, उन्होंने वो जानबूझकर वो वोट मुस्तरद किए। वो वोट किसी भी कानून के तहत मुस्तरद हो नहीं सकते थे, इलेक्शन कवानीन के तहत नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान के जो और दीगर कवानीन हैं उनमें जजमेंट्स हैं, माजी की रूलिंग्स हैं, जिनके अंदर वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि खाने के अंदर मौजूद अगर मोहर लगी हो तो वो काबिल कबूल होगी, भले नाम के ऊपर लगी हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ये चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब की एक रूलिंग मौजूद है। तो अब हम इसको अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे। हमें तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि एक मेलेफाइडी थी हुकूमत की इत्तेहादी की जानिब से। उन्होंने इनको हमारे दलाइल सुने बगैर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जल्दबाजी में थे, और अगर वो रिजेक्ट ना करते तो यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुके थे। और अब यहां से आपका फिर फैसला क्या है आज, क्योंकि पार्टी का इजलास भी हुआ, अदम एतमाद और ये सारे के सारे मामलात पीछे रह गए हैं, अब आपका फोकस सारा लॉन्ग मार्च की तरफ ही होगा। और जो गिलानी साहब कह रहे थे कि इदारे न्यूट्रल हैं, आपका अभी भी यही ओपिनियन है कि इदारे न्यूट्रल थे, ये सारा हुकूमत ने मैनेज किया? देखिए, हमारे पास इस इलेक्शन के बाद हमारे सामने 2 ऑप्शंस मौजूद थी, और दोनों ऑप्शंस को मुख्तलिफ जमातों की जो PDM के अंदर मौजूद लीडरशिप है उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है। पहली ऑप्शन हमारे सामने थी कि हम, क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उसके ऊपर कंसेंसस बन रहा है। और साथ ही साथ जो दूसरी ऑप्शन मौजूद है वो है अदम एतमाद की, कि अदम एतमाद भी मूव किया जा सकता है। तो इन 2 ऑप्शंस में अभी गालिबन मंडे को हमारे जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करेंगे, और उसमें जो हमारा मौक़िफ़ है वो अदालत आलिया के सामने रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। और फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है इस्तेहकाम हुकूमत के लिए बड़ा अहम है और आपकी थोड़ी बड़ी कंसिस्टेंट लाइन है। आपको लगता है आज संजरानी साहब के जीतने के बाद वो इस्तेहकाम आपको मिला है और आपको एहसास हुआ है कि जी इदारे ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल हो गए या हमारे खिलाफ हो गए और आगे बढ़ सकते, क्योंकि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बावजूद भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार थी? अच्छा शाह साहब, एक तो जो मुस्तफ़ा ने जो लीगल पोजीशन दी है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मुस्तफ़ा जो इंटेंट की बात कर रहे हैं वो तमाम जजमेंट जनरल इलेक्शंस के ऊपर है। एक भी जजमेंट आपको सेनेट के या नेशनल असम्बली के इलेक्शन के ऊपर नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ये कहें कि यहाँ पर तो इंटेंट वाज़े है, तो फिर तो जो इलेक्शन था हमारा वहाँ पे नेशनल असम्बली में, वहाँ पर जो टिक मार्क लगाए गए थे और उसके साथ जो साइन किए गए थे फॉर एग्जांपल अफरीदी साहब की तरफ से, वो भी इंटेंट वाज़े थी। फिर तो हमें उसकी तरफ जो है वो उनको भी कबूल कर लेना चाहिए था। लेकिन जो फ़र्क है जनरल इलेक्शंस में और इन इलेक्शंस में, और इसलिए यहाँ पे जो लॉ है वो बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि मार्किंग ना हो, और जो ताकि वोट्स जो हैं वो पहचाने ना जा सकें। ये जिस तरीके से आपने मुस्तफ़ा साहब से बड़ी तफसील से बार बार पूछा कि क्या आपको मालूम है कि ये सिर्फ आप ही के लोग क्यों थे, और 7 वोट जो हैं वो उन्होंने तमाम ने नाम के ऊपर ही मोहर क्यों लगाई, यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इन वोट्स को रिजेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुने हैं और उसके बाद ये जो है वो रूलिंग दी है। और तीसरी बात मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है चेयरमैन सेनेट की या स्पीकर की, वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, और जो रूलिंग है वो हतमी है। बहुत शुक्रिया दोनों, आपने राय सुनी। इस पर लीगल ओपिनियन भी लेंगे कि चैलेंज हो सकता है मामला या नहीं हो सकता, और अब नून लीग क्या सोच रही है, शायद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, मुसलसल एक बयानिया बनाया। आज सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हुआ और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने ज़्यादती की है, 49 के 49 वोट पड़े, यानी ना कोई बिका ना कोई दबाव में आया। मगर फिर डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उसमें 54 पड़ गए अफरीदी साहब को और सिर्फ 44 मिले गफूर हैदरी साहब को। और साहब, आज क्या आपका मौक़िफ़ और उम्मीदवार दोनों ही हार गए? नहीं, ना मौक़िफ़ हारा है ना उम्मीदवार हारा है। जो हमने कल बात की थी वो बिल्कुल हकीकत में मबनी थी। जो टेलीफोन कॉल्स आई हैं वो भी अवाम के सामने रख दी, जो दीगर कॉन्टैक्ट हुए वो भी रख दिए, और हमने ये कहा था कि जब भी कोई ऐसी बात हुई तो हम इसको पब्लिक ले जाएंगे। कल हमारे पास उन टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी था, नाम भी थे, लेकिन हमने पब्लिक नहीं की। हम किसी की हद तक नहीं करना चाहते, लेकिन
कम से कम ये इस मामले में न्यूट्रल होना बड़ा ज़रूरी है और इसी का वादा किया गया था। तो बहरहाल आज जो इलेक्शन हुआ है ये बदकिस्मती है कि आज जो कुछ वहाँ पर ऐवान में हुआ, इससे इस इलेक्शन के बारे में बहुत से शक और शुबहात और इबाहम पैदा हो गया है। सबसे पहले आपके सामने जो 5 कैमरे वहाँ पर बरामद हुए, मुख्तलिफ़ तरीके से लगाए गए कैमरे बरामद हुए। ये पाकिस्तान की सेनेट का इलेक्शन है, वहाँ ये काम हो रहे हैं। अब पता है करना है किसने किया है, क्या ये इंटेलिजेंस के इदारों ने किया है या क्या ये चेयरमैन साहब जो ख़ुद उम्मीदवार थे वो ये काम कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी ख़राबी पैदा हुई, जिस पर हमें शायद पहले एतराज़ करना चाहिए था, कि सदर साहब ने जिस शख्स को प्रेजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया वो 2.5 साल से सेनेट में ही अपोजिशन बेंचेस पर बैठा हुआ था। वो पुराने पॉलिटिशियन भी हैं, वकील भी हैं, उनको सिंध के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको सबसे पहले पता होना चाहिए था कि ये सारा मामला है क्या। बात बड़ी सीधी है, आप उस डब्बे के अंदर जहाँ भी वोट लगाएं वो वैलिड वोट है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, कवानीन मौजूद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, इस इलेक्शन कमीशन के दीगर इदारों के, और जो कॉमन सेंस है वो भी यही कहती है। जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस थी प्रेजाइडिंग अफसर की तरफ से, उसमें लिखा हुआ था कि आप इस डब्बे के अंदर जहाँ भी मोहर लगाएं वो वैलिड होगा। अब जब फैसले का वक्त आया तो प्रेजाइडिंग अफसर साहब ने कहा कि नहीं जी वोट वैलिड नहीं है, जो कि सरीहन खिलाफ वर्जी है मुल्क के कानून की भी और जो लीगल डिसीजंस भी आए हैं। अब बदकिस्मती मामला अदालत में चला जाएगा और उसका और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर भाई साहब फिर यानी कि वहाँ से हुई जब सदर साहब ने, ठीक है साहब, यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मसला रहा, वरना चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आप जीत जाते, डिप्टी चेयरमैन का आप बहरहाल हार जाते। तो इस सारे के सारे साहब ने नतीजा यह अखज़ किया है कि इदारे न्यूट्रल थे, हुकूमत ने गलत किया और डिप्टी चेयरमैन के आपके उम्मीदवार में कोई ना कोई खामी थी या फिर उनके उम्मीदवार बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखें जो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं इस सारे अरसे में हमने अवाम के सामने रख दिए, जिन लोगों को टेलीफोन आए या जो कुछ हुआ वो रख दिया। उसके बाद जो कैमरे के मामलात हैं वो भी बड़े सीरियस हैं कि सेनेट के हॉल में जहाँ 24 घंटे पहरा रहता है वहाँ पर कैमरे लगाए गए और जो पाकिस्तान का आइन है आर्टिकल 226 उसको वायलेट करने की कोशिश की गई। बल्कि एक मंसूबा था कि उस सीक्रेसी को ख़त्म किया जाए और कैमरों से लोगों को देखा जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़राबी पैदा हुई जो सामने आई बाद में, वो ये थी कि जो प्रेजाइडिंग अफसर थे वो बायस थे, वो गैर जानबदार नहीं थे और सदर साहब ने उनको नॉमिनेट किया। सदर साहब भी सोचना चाहिए था, मुज़फ़्फ़र शाह साहब भी सोचना चाहिए था मैं किस जमात के साथ रहा हूँ। और फिर उनके फ़ैसले ने इस इलेक्शन में इतना इबाहम पैदा कर दिया है कि अब जब अदालत में मामला जाएगा, अगर अदालत में लटक जाता है, हमारी अदालतों में बहुत से इलेक्शन के फ़ैसले जो हैं वो 3-5 साल के बाद आते हैं जब उनका कोई मकसद नहीं रहता। तो अब ज़रूरी ये है कि जब ये मामला अदालत में जाए तो अदालत साहब का जो प्रेसिडेंट्स हैं इस मामले में उनको सामने रखकर जल्दी फैसला करे। और भाई साहब मैं आज भी समझता हूँ कि गिलानी साहब इलेक्शन जीते हुए हैं और हम लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं इस पर कि चैलेंज हो भी सकता है नहीं हो सकता। मगर साथ में अब आपका फोकस क्या होगा? इन हाउस चेंज की पीपल्स पार्टी बात करती थी, आपका ज़ाहिर ज़्यादा फोकस नहीं है इन हाउस चेंज के हवाले से, मगर आप सड़कों की बात करते हैं। पहले भी आप लोग जलसे कर चुके, सड़कों पर आ चुके, डेडलाइंस दे चुके, कुछ नहीं हासिल कर पाए। अब लॉन्ग मार्च आप कर लेंगे तो ये समझा जाए कि हुकूमत भी मुस्तहकम है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसलिए हुकूमत को आप लोगों से कोई खतरा नहीं। हुकूमत को तो अपने आप से खतरा है। हुकूमत तो न चल रही है ना अवाम के मसाइल हल कर रही है, तो हुकूमत तो उसका अपने आप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आज भी जो हालात पैदा किए हैं ये सारे हुकूमत के पैदा करते हैं। तो हुकूमत तो हर रोज़ एक नया चैप्टर इस मुल्क में बददियानती का, बदनीयती का खोलती है। तो हुकूमत तो अपने आप से ख़तरा रखती है सबसे ज़्यादा। अपोजिशन जो है वो तो एक नुक्ते पर बात कर रही है और वो नुक्ता ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। सब तो उसके लिए आप अब सड़कों का ही हिस्सेदार बनने की कोशिश नहीं कर रहे और सड़कों पर ही अब आप ये सारा काम करेंगे, इन हाउस चेंज या हाउस के अंदर? ये सड़कों पे हो, सड़कों के बाहर हो, हर ऑप्शन मौजूद है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च एक इजहार होता है आपके नज़रिए का, तो हम उसमें अपना इजहार कर देंगे। उसमें जो हुकूमत प्रेशर डालना है वो भी डाल देंगे, इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है और
अदम एतमाद करके वो भी रास्ता मौजूद है। जिस पर PDM डिसाइड करेगी वही रास्ता अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब की, आपने राय सुनी। हर तरफ से कहा जा रहा है कि जी चैलेंज करेंगे, हुकूमत कह रही है चैलेंज हो नहीं सकता, आइन में भी ये बात लिखी हुई है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज का सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चैलेंज हो भी सकता है या नहीं, हमारे साथ माहिर आईन कानून सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। सलमान अकरम साहब, दो पोजीशंस हैं, PDM कह रही है हम चैलेंज करेंगे, हुकूमत कह रही है चैलेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये किसी अदालत में नहीं चैलेंज हो सकती। क्या कहता है आइन और कानून? देखिए, ये पेचीदा मामला है और 73 के आइन के तहत मैं समझता हूँ ये मामला किसी हद तक मियां नवाज शरीफ के केस में उठा था। पैनामा वाला जो मामला था, जो उन्होंने तकरीर की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस हवाले से ये बहस है उन मुकदमात में, लेकिन पूरी तरह ये मामला मैं समझता हूँ नहीं देखा गया। एक उसूल रहा है सदियों से बरतानवी कानून का कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई भी मामला हो अदालतें उसको नहीं देख सकती, और यही सूरत हाल थी हमारी 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जुबान वहां आप देखें तो वहां पे बड़ी वाज़ेह जुबान है कि नो कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू एनी प्रोसीडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन 73 के आइन में इसमें एक तरह से तब्दीली की गई। अगर मैं आइन का आर्टिकल 60 पढ़ दूं और 69 बिलखुसूस, तो वो इस तरह से है। आर्टिकल 69, the validity of any proceedings in Majlis Shura shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। ये आखिरी जो 4-5 अल्फाज हैं ये 1956 में नहीं थे, और 1956 में जो आइन था उसकी बुनियाद पे 1958 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहमद सईद किरमानी के केस में। स्पीकर के इलेक्शन का मामला था, उन्होंने कहा हम इसको नहीं देखेंगे। वहां वोटिंग नहीं थी, वहां डिवीजन थी कि कुछ मेंबरान ने बाएं जानिब चले जाना था, कुछ ने दाएं जानिब चले जाना था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये एक बरतानवी रिवायत है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने वाले मामलात को नहीं देखा जाता। आइन का आर्टिकल 89 भी था 1956 के आइन का, जिसमें बड़ी वाज़ेह ममानियत थी। लेकिन 73 के आइन में आर्टिकल 69(1) में किसी हद तक उस ममानियत को मैं समझता हूं कम किया गया है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 69(2) अगर आप देखें, वो कहता है नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ मजलिस शूरा इन whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure on the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। अब देखना ये होगा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, क्या वो ऐसी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे जो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको दी गई थी। आइन में प्रिजाइडिंग अफसर का कोई जिक्र नहीं है सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से। सर, मगर रूल्स और प्रोसीजर के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सदर पाकिस्तान ने अपॉइंट किया, तो आईनी तौर पर फिर क्या पोजीशन हुई उनकी? जी, ये बहस हो सकती है कि वो एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर 69(1) में ये बात आएगी कि तमाम मामलात जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होते हैं उनको जो है सिर्फ इस हवाले से उनके हवाले से ममानियत है कि ऑन ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। क्या ये मामला सिर्फ प्रोसीजर का है जो फैसला दिया प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने, तो ये बात देखने वाली हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि पेचीदा मामला है, इसमें कोई वाज़ेह जवाब देना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इम्कानात की तरफ इशारा किया जा सकता है कि अदालत में किस नौयत की बहस दोनों अतराफ से हो सकती है। सर, जो मुस्तरदशुदा वोट हैं उनके बारे में कानून क्या कहता है? ज़ाहिर एक बॉक्स था, उसमें नाम पर अगर लगा दिया गया तो वो कह रहे हैं कि जी कहीं पर भी लगाया जा सकता था, इंटेंट देखनी चाहिए, मगर एट द सेम टाइम ये एक सीक्रेट बैलेट था, उसमें आइडेंटिफाइबल हो जाए तो भी मसला है। उस बारे में कानून क्या कहता है? अब यहाँ जमहूरियत का एक बहुत बड़ा एक जो प्रोसेस है वो हमारे सामने है। तमाम कौम ये सवाल कर रही है कि क्या उस खाने के अंदर मोहर लगाना, खा उस मोहर का कुछ हिस्सा या पूरी मोहर नाम के ऊपर आ जाए, क्या इसकी ममानियत थी किसी कानून में? कानून या रूल्स जो कहते हैं बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि खाने के अंदर आपको मोहर लगाना है। नाम भी खाने के अंदर था, ऐसा नहीं है कि दो खाने थे, एक मोहर का खाना हो और एक नाम का खाना हो, उसी एक खाने में मोहर लग गई। तो क्या हरफ आखिर है प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला, या इस हवाले से जमहूरियत की शफाफियत के लिए अदालत इस मामले को देख सकती है? ये वो सवाल है जो अदालत के सामने जाएगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी नहीं हुआ। आइन का आर्टिकल 225 जो है वो सिर्फ ये कहता है कि इलेक्शन टू द हाउस विल बी कंडक्टेड और विल बी चैलेंज्ड थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन, लेकिन ये इलेक्शन टू द हाउस नहीं था। यहाँ
सेनेट का मेंबर बनना मामला नहीं था। यहाँ मेंबरान ने अपने में से एक शख्स को चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन चुनना था। लिहाजा मेरी नजर में ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल या इलेक्शन पिटिशन वाला नहीं है, इसलिए ये या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने वाला मामला है, और वो देखेंगे कि किस हद तक जो मुमानियत है आइन के आर्टिकल 69 की, उसका इतलाक इस मामले पर होता है या नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आज ये ऑपोजिशन के साथ हुआ क्या है? चेयरमैन सेनेट के नतीजे पर अलग एतराज, डिप्टी चेयरमैन का मामला अलग, पूछेंगे हामिद मीर साहब से एक ब्रेक के बाद। आज ऑपोजिशन के साथ हुआ क्या है? हमारे साथ सीनियर साहब तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब सुबह से आप कवर करते रहे, देखते रहे, आपकी बातें भी हुई लोगों से, ये क्या हुआ है आज ऑपोजिशन के साथ एग्जैक्टली? शाहजेब साहब, ये बड़ी आसान है बात, कोई इतनी बड़ी पहेली नहीं है, इसको बूझना बहुत आसान है। देखिए, ये कोई छोटे बच्चे तो है नहीं थे कि जिनको ये पता नहीं था कि हमने मोहर कहाँ पे लगानी है। तो ये वोटिंग से पहले फारूक नायक साहब और शहरी रहमान साहबा, मौलाना ताऊ रहमान साहब, ये स्पेशली सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास गए। इन्होंने उनसे पूछा, पूरा तरीका सीखा, किस रंग का बैलेट पेपर चेयरमैन के लिए होगा, किस रंग का बैलेट पेपर डिप्टी चेयरमैन के लिए होगा, कहाँ पे लगाना है। बताया इनको यही किया था कि जो खाना होगा उम्मीदवार का, उस खाने में आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 2018 में भी तो ये वोटिंग की थी ना, उससे पहले भी की थी, तो इनको पता था कहाँ पे लगाना है। अब अगर हम ये मान लें कि जो चेयरमैन के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर जो मोहर लगी है, चले वो गलती से लग गई है, लेकिन इंटेंशन यही थी कि उनको वोट डालें, तो फिर गफूर हैदरी साहब जो हैं उनके वोट किधर चले गए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह 3 मार्च को हफीज शेख साहब के 7 वोट रिजेक्ट हुए, तो इसी तरह आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट हुए, और वो जो 7 सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक पीडीएम के साथ है, उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने जो वोट हैं वो रिजेक्ट करवाए हैं। और सीधी बात है, शेख रशीद साहब ने कहा था कि सादिक संजरानी साहब जो है वो हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं, लिहाजा सादिक संजरानी साहब आज में जीते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से वो जीते हैं, मुझे लगता है यह है कि आने वाले दिनों में उनके लिए काफी मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पहले जो टेन्योर था उनका 2.5-3 साल उन्होंने बड़े आसानी से गुजार लिया। पीपल्स पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडीवाला साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था और बाकी पार्टियों के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक थे। लेकिन अब जरा उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि जो सेनेटर्स जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर ठप्पा लगा के किसी प्रेशर के तहत या किसी लालच की वजह से उन्होंने अपना वोट तो ज़ाया कर दिया, लेकिन जब ऐवान के अंदर कानून साजी का अमल होगा तो वहां पे तो उनको अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब वाकया होगा कि सादिक संजरानी साहब बज़ाहिर आज इलेक्शन जीत तो गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उससे साबित हो रहा है कि वो अक़लियत के चेयरमैन हैं, अक्सरियत के चेयरमैन नहीं हैं, और कानून साजी में बहुत मुश्किलात का सामना होगा और इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बाकी जो पॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा कशीदगी बढ़ेगी। और जो आज खुफिया कैमरों वाला वाकया हुआ है, ये भी इतनी आसानी से इसको दबाया नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। मगर जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि रियासती उम्मीदवार हैं संजरानी साहब, तो उनके जीतने से पीडीएम को एक वाज़े पैगाम नहीं मिल गया कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और हुकूमत के लिए रियासती सपोर्ट कहाँ खड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले पीडीएम के रहनुमा से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार गए हैं लेकिन पीडीएम बच गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा देखिए कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते तो उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी है वो फिर चल पड़ती पंजाब की तरफ कि जी अब वहां पे तहरीक में एतमाद करवाते हैं। फिर उन्होंने वापस आना था चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक में एतमाद, फिर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक में एतमाद। तो उनका एक कहना था कि पीपल्स पार्टी ने फिर इसी काम में पड़ जाना था, पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाना था। अब आज हम हार गए हैं, गिलानी साहब हार गए हैं, चले ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसको समझ आ गया कि ये जो गिलानी साहब कल बार बार कह रहे थे ना न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो कोई न्यूट्रल नहीं है। और अब ये हमारे साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी पीडीएम की जमातें
सब भाई बहनें मिलजुल कर एक अच्छा सा लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च करके पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आएगी और यहाँ पे धरना देगी। और वो कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी यहीं पे की, यहीं पे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो मुस्लिम लीग नून उसमें जाके शरीक भी होगी। तो अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की तवज्जो जो है लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ चली गई है। और जाहिर बात है लॉन्ग मार्च और धरने से पाकिस्तान की सियासत ठंडी तो नहीं होगी ना, मजीद गर्म ही होगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक और अहम खबरें बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत खबरदार कर रही है कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है और मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के 2701 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान सबसे ज्यादा शरह है। और दूसरी जानिब कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। पंजाब के 4 शहरों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म की निशानदही हुई है और आज इस हवाले से पंजाब हुकूमत की कोरोना से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास हुआ और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कमेटी को बताया गया कि 4 शहरों में कोरोना के 300 मरीजों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 200 मरीजों में बरतानवी कोरोना वायरस पाया गया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म जारी किया कि 5% से ज़ायद शरह वाले इज़ला में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से 15 दिन तक सख्त SOPs नाफिज किए जाएंगे। यानी कोरोना अब दोबारा से फैल रहा है, लिहाजा एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए और SOPs पर अमल कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।